आप सभी का SCRT के एजुसेट प्रोग्राम में स्वागत है। मैं विजयपाल, PGT हिस्ट्री, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोड़ाई रेवाड़ी, आप सभी का कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के पाठ 1 के भाग 1 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हमारे इस पाठ के भाग 1 के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड, और दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। प्यारे बच्चों, आइए हम अपने पहले मुख्य बिंदु पृष्ठभूमि अर्थात बैकग्राउंड से हमारे इस पाठ की शुरुआत करते हैं। इस पृष्ठभूमि में हमें यह जानना है कि नेशन अर्थात राष्ट्र का विचार कहाँ से आता है, कब आता है, और राष्ट्रवाद के विचार से हम क्या समझते हैं या राष्ट्रवाद का क्या अभिप्राय है। डियर स्टूडेंट्स, ऊपर इस तस्वीर पर आप नज़र डालिए। इस तस्वीर को 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने बनाया था, जिसका टाइटल विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न, राष्ट्रों के बीच संधि रखा गया था। इस तस्वीर में आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया है, जिसमें सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की देवी की वंदना करते हुए जा रहे हैं। इस कतार में लगे लोगों को अलग अलग पोशाक के द्वारा पहचाना जा सकता है, जिसमें सबसे आगे अमेरिका और उसके पीछे फ्रांस और यूरोप के दूसरे देशों को दिखाया गया है। स्वतंत्रता की देवी के एक हाथ में मशाल है और दूसरे हाथ में अधिकारों का घोषणा पत्र है, और नीचे ज़मीन पर टुकड़े जो बिखरे हुए हैं वो मोनार्की अर्थात राजतंत्र के अवशेष के रूप में दिखाए गए हैं। अर्थात इस पिक्चर में यह बताने का प्रयास किया गया है कि प्रजातंत्र का विकास राजतंत्र के अवशेष पर हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम राष्ट्रवाद शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि राष्ट्रवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र जमा वाद। राष्ट्र अर्थात देश या नेशन, और वाद अर्थात विचार या आइडिया। सारांश यह है कि राष्ट्रवाद का अर्थ है एक देश का विचार या एक नेशन का विचार। जब हम राष्ट्र या राष्ट्रवाद के उद्भव या शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी जड़ें हमें यूरोप के एक देश फ्रांस में मिलती हैं। हालांकि इससे पहले एक देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का उद्भव हो चुका था। जहाँ तक राष्ट्र या नेशन के मुख्य तत्व या मेन एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 4 तत्व देखने को मिलते हैं। पहला है निश्चित भूभाग, अर्थात एक फिक्स्ड लैंड होनी चाहिए। दूसरा है जनसंख्या या लोग, यानी कि उस निश्चित भूभाग में लोगों का निवास होना चाहिए। और तीसरा है सरकार, अर्थात उन लोगों की अपनी एक सरकार होनी चाहिए। और चौथा है संप्रभुता अर्थात सोवर्निटी, अर्थात उन लोगों की जो सरकार है वो अपने आंतरिक और बाहरी हर प्रकार के मामले में संप्रभु होनी चाहिए। अगर इन चारों तत्वों के आधार पर देखने का प्रयास करते हैं तो पाते हैं कि राष्ट्र का विचार सबसे पहले यूरोप और अमेरिकी महाद्वीपों से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद धीरे धीरे यूरोप के सभी देशों में, और उसके बाद 20वीं शताब्दी में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों में राष्ट्र का विचार फैलता चला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए हमारे इस भाग के दूसरे बिंदु फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार पर डिस्कस करते हैं।
हमारे पाठ के इस दूसरे मुख्य बिंदु के अंतर्गत 5 उप बिंदु हैं। पहला है फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि या निष्कर्ष। दूसरा है फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने वाले कदम। तीसरा बिंदु है क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि फ्रांस राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। और चौथा उपबिंदु है नेपोलियन के द्वारा विजित क्षेत्रों में ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की गई जिन्हें फ्रांस ने पहले ही आरंभ कर दिया था। और पांचवा उपबिंदु है जीते गए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि कक्षा 9वीं का जो पहला अध्याय फ्रांसीसी क्रांति, उसमें आपने पढ़ा था कि कैसे 1789 में फ्रांस के लोगों ने सत्ता के प्रतीक या निरंकुश सत्ता के प्रतीक के रूप में बास्टील का जो किला है उसको ध्वस्त कर दिया था। और कैसे फ्रांस के लोगों ने एक के बाद एक घटनाओं के द्वारा अंततः वहाँ निरंकुशवाद या राजतंत्र, जिसमें लुई 16 का शासन था, उसको ख़त्म कर दिया और 3 नए विचार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लोगों के सामने रखे। और इसी क्रांति के द्वारा राष्ट्र या राष्ट्रवाद के विचार का जन्म होता हुआ दिखाई देता है। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। उदाहरण के लिए पितृभूमि या ला पैट्रे और नागरिक या ले सिटियोन जैसे शब्दों के द्वारा एक संयुक्त समुदाय और संविधान के अंतर्गत अधिकार विचार लोगों के सामने रखे। इसी तरह फ्रांस का एक नया झंडा अर्थात तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्र ध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया गया और इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। इसी तरह कदम उठाते हुए राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियाँ रची गई, शपथ ली गई और शहीदों का गुणगान किया गया। इसी तरह केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसमें पूरे क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए और आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए तथा भार और मापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। इसी तरह क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली जाती थी और लिखी जाती थी, उसी तरह की भाषा पूरे राष्ट्र की एक भाषा मान ली गई। प्यारे बच्चों, स्पष्ट है कि उपरोक्त जितने भी कदम उठाए गए उन सभी का उद्देश्य फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना को पैदा करना था, ताकि फ्रांस के अंदर एक राष्ट्र का विचार, एक देश का विचार पैदा हो सके। फ्रांसीसी क्रांतिकारी इस तरह के विचार अर्थात राष्ट्र के विचारों को केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। इसीलिए क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि फ्रांस राष्ट्र का ये भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। और इसके लिए क्रांतिकारियों ने फ्रांस के बाहर भी अनेक कदम उठाए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद करेगा।
इसी तरह यूरोप के विभिन्न शहरों में फ्रांस की घटनाओं के पहुंचने पर छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के द्वारा जैकोबिन क्लबों की स्थापना की गई। इन्हीं जैकोबिन क्लबों की गतिविधियों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1970 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के बड़े इलाकों में जा घुसी थी। इस तरह स्पष्ट है कि फ्रांसीसी सेनाओं के द्वारा राष्ट्रवाद के विचारों को यूरोप के अन्य देशों में ले जाया गया। डियर स्टूडेंट्स, फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा राष्ट्रवाद के जो विचार पैदा हुए थे उनको नेपोलियन के द्वारा यूरोप के दूसरे देशों में फैलाया गया। नेपोलियन के द्वारा जिन इलाकों को जीता गया था उसमें ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की गई जिन्हें फ्रांस ने पहले ही आरंभ कर दिया था। उदाहरण के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में उसने अर्थात नेपोलियन ने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। इसी तरह 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। बच्चे, आप लोग जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के जो समाज के 3 वर्ग हैं जो अलग अलग अधिकारों के तौर पे जाने जाते हैं, उन्हीं विशेष अधिकारों को नेपोलियन संहिता के द्वारा यूरोप के दूसरे देशों में भी समाप्त कर दिया गया। इसी तरह कानून के समक्ष बराबरी अर्थात कानून के सामने सभी लोग समान हैं और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के क्षेत्रों यानी कि फ्रांस ने जिन इलाकों को जीत लिया था जैसे डच, स्विट्ज़रलैंड, इटली और जर्मनी, इन इलाकों में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। इसी तरह इन क्षेत्रों में सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया अर्थात सामंतों के जो विशेष अधिकार हैं या सामंतों के अधिकार हैं उन सब को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। और ऐसे ही किसानों को भू दासत्व यानी कि भूमि के साथ दास के रूप में रहने की जो व्यवस्था है उसे, और जागीरदारी शुल्क यानी कि टैक्स, जागीरदारों के द्वारा जो शुल्क या टैक्स लगाए जाते थे उनसे मुक्ति दिला दी गई। खेती की तरह शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों यानी कि जो गिल्ड ट्रेड्स हैं उनके नियंत्रणों को भी हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को भी सुधारा गया। इसी तरह जो सुधार नेपोलियन के द्वारा इन इलाकों में किए गए थे, शुरुआत में सभी वर्गों के द्वारा जैसे किसान, कारीगर, मजदूर और नए उद्योगपतियों ने इन सुधारों का स्वागत किया। नेपोलियन के द्वारा यूरोप के विभिन्न देशों को जीतने के बाद वहाँ के स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। उदाहरण के लिए शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड तथा कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वारसा, यहाँ पर फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया था। लेकिन जल्दी ही यह उत्साह दुश्मनी में बदल गया क्योंकि यह साफ हो गया कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। अर्थात यहाँ पर राजनीतिक तौर पे जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो इन देशों को नहीं मिले। इसी तरह बढ़े हुए कर या टैक्सेस, सेंसरशिप अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के द्वारा पाबंदियां लगाना और ज़बरदस्ती फ्रांसीसी सेना में
स्थानीय लोगों को भर्ती करने के लिए मजबूर करना, इन सभी बातों का प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फ़ायदे से जब तुलना की गई तो इन लोगों को अपना नुकसान ही नज़र आने लगा था। लेकिन इन बदलावों से यूरोप में राष्ट्रवाद के विचारों का प्रसार अवश्य हुआ था, ये सभी लोग मानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए पाठ के इस भाग की दोहराई करते हैं। अब तक हमने समझा है कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, अर्थात राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। दूसरी बात, राष्ट्र या नेशन के विचार का आरंभ या शुरुआत कब और कहाँ से होती है। तीसरी बात जो अभी तक हमने पढ़ी है कि राष्ट्र के प्रमुख तत्व या अंग कौन कौन से होते हैं। चौथी बात, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। इस टॉपिक में हमने ये जाना कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति से फ्रांस में राष्ट्र के विचारों का जन्म होता है और फ्रांस तथा यूरोप के अन्य देशों में कैसे इन विचारों का उद्भव और प्रसार होता है। प्यारे बच्चों, पाठ के विस्तार और पाठ की दोहराई करने के आधार पर आइए गृह कार्य के तौर पे कुछ प्रश्न को हम समझने या उनको हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र या देश और नेशन के विचारों का आरंभ कब और कहाँ से होता है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्र के प्रमुख तत्व या अंग और कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। आपके लिए चौथा प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति ने किस प्रकार फ्रांस में राष्ट्र के विचारों का आरंभ किया। और अंतिम प्रश्न है कि फ्रांस और यूरोप के अन्य देशों में राष्ट्रवाद के विचारों का उद्भव और प्रसार किस प्रकार हुआ।